आज के वीडियो में हम जो हमारी उर्दू की किताब है अपनी ज़बान उर्दू की, उसका जो सेकंड चैप्टर है एक ख़त, उसकी रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। चलिए मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। उम्मीद है आपको विजिबल हो गई होगी पीडीएफ। तो चैप्टर का नाम है एक ख़त। मैं पेन ओपन कर लेता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख़त अपनी बेटी इंदिरा के नाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम थे। और उन्होंने जो ये जो ख़त लिखा है, किसको लिखा था? अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखा था। मतलब अपनी बेटी को, अपनी बेटी जो उनकी जो बेटी थी इंदिरा, उनके लिए लिखा था, उनको सेंड किया था उन्होंने। कहाँ से भेजा था? नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद। तो एक तरीके से ये जेल में कैद थे, वहां से इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को एक खत लिखा था 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी में, नैनी सेंट्रल जेल से, जो कि इलाहाबाद में है। तो वो लिखते हैं, प्यारी बेटी, तुम्हें अपने सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही हैं। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ? नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ये वो चीजें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। तो इस पैराग्राफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपनी बेटी को खत लिख रहे हैं, एक तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं तोहफा तो तुम्हें नहीं भेज सकता, लेकिन नेक ख्वाहिशात तो भेज सकता हूँ। तोहफा मैं क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि वो जेल में है, वहां से कैसे तोहफा भेजेंगे? लेकिन खत के थ्रू एक तरीके से अच्छी बातें तो उनको कह ही सकते हैं, तो वो खत के थ्रू भेज रहा है उन्हें। आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं, तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। तो एक तरीके से कह रहे हैं कि मुझे नसीहत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं नसीहत करूँ, तो एक अक्लमंद की इन्होंने कहानी पढ़ी थी अपनी लाइफ में, तो उसकी कहानी इनको याद आ जाती है। वो एक किताब में थी, तो वो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में उस किताब को पढ़ो और उसकी अक्लमंद की कहानी तुम भी पढ़ो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो इसमें अब वो बता रहे हैं कि कोई 1300 बरस गुजरे के मुल्क के चीन से एक सैयाह। सैयाह कौन होता है? एक तरीके से विजिट करने वाला टूरिस्ट, इल्म दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। उसका नाम ह्यून सांग था। इंपॉर्टेंट है ये। वो शिमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुंचा। उसे इल्म का इतना शौक था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाई और हजारों खतरों का मुकाबला किया। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। इसका ज्यादातर वक्त नालिंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ थी। उस शहर को अब पटना कहते हैं। चलिए इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं हम फटाफट। तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि 1300 वर्ष पहले चीन, जो हमारा नेबर कंट्री है, पड़ोसी मुल्क है, वहां से एक आदमी आया था, टूरिस्ट आया था, जिसे हम सैयाह कहते हैं। उर्दू में टूरिस्ट को क्या बोलते हैं? सैयाह। इल्म दानिश मतलब एक तरीके से इल्म सीखने के लिए आया था हिंदुस्तान में। उसका नाम क्या था? ह्यून सांग था उसका नाम। ठीक है। वो शिमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करते हुए यहाँ पहुंचा। तो एक तरीके से वो जो शिमाल का एक तरीके से रास्ता पड़ता था, उसी रास्ते से वो यहाँ आया, और इल्म का काफ़ी शौकीन था सीखने का। तो इस वजह से उसने काफ़ी मुसीबतें उठा करके हिंदुस्तान आया, और तरह तरह की परेशानियों को उसने यहाँ करके झेला, रास्ते में भी झेला, और हिंदुस्तान में काफ़ी टाइम रहा। और जो भी चीज़ें वो सीखता था, उसको दूसरों को भी सिखाया करता था। तो एक यूनिवर्सिटी है, नालंदा विद्यापीठ, जो कहाँ थी? पाटलिपुत्र के करीब।
थी, जिस शहर को आज क्या कहते हैं, पटना कहते हैं, पटना के करीब थी वो, एक नालिंदा विद्यापीठ, ये जो यूनिवर्सिटी है नालिंदा विद्यापीठ में, यहाँ नालिंदा विद्यापीठ, यहाँ उसने एक तरीके से इल्म सीखा। ह्यून-त्सांग पढ़ लिखकर बहुत काबिल हो गया, हत्ता कि उसको फाजिल कानून बुद्ध मत का खिताब दिया गया। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया, इस अजीमुशान मुल्क के बाशिंदों को देखा भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। इसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। इस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो उस वक्त मुझे याद आई। तो यहाँ पे एक तरीके से बता रहे हैं कि जो हेवन सांग था, काफ़ी लिख पढ़ करके भाई बहुत इल्म हासिल करने का उसे शौकीन था, एजुकेशन पाने का उसे काफ़ी शौक था, तो उसने खूब पढ़ाई लिखाई करी और एक फाजिल कानून, एक तरीके से कानून को जानने वाला। और बुद्ध मत बोलते हैं, ये वर्ड है बुद्ध मत। बुद्ध मत मतलब जो बौद्ध मजहब है उसकी बात की जा रही है, उसका खिताब दिया गया उसे फिर। और पूरे हिंदुस्तान का उसने सफ़र किया और यहाँ के जो लोग थे उनको देखा भाला, समझा और काफ़ी मालूमात हासिल करी। और फिर उसने एक सफ़रनामा लिखा। सफ़रनामा बोलते हैं, एक तरीके से वो चीन से आया था हिंदुस्तान, तो ये उसका सफ़र था। तो इस सफ़र के दौरान उसने जो भी हालात वगैरह देखे, तो उसे उसने तहरीर किया, उसके अंदर लिखा उसके बारे में, तो उसे सफ़रनामा बोलते हैं। तो उसी किताब में ये कहानी भी थी, जिसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद आ गई, जो अपने ख़त में अपनी बेटी इंदिरा को बता रहे हैं। ये एक शख्स का किस्सा है जो जुनूबी हिंद से शहर किरना सोना में आया। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था। ह्यून सांग ने अपना सफरनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था, सर पर एक जलती हुई मशाल रखता था, हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ा अकड़ा कर चलता था और इस अजीबो गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई इससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट ना फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सर पर मशाल लिए फिरता हूँ। चलिए इस पैराग्राफ को भी समझ लेते हैं। तो अब एक तरीके से वो बता रहे हैं कि जो मैंने कहानी पढ़ी थी, तो उसके अंदर वो जो शख्स था जिसका ये किस्सा बता रहे हैं, वो जुनूबी हिंद से आया था। एक शहर का नाम बता रहे हैं, किरना सोना, उसमें आया था ये। जो ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था, जैसा आज बिहार है ना, उसके सूबा है बिहार, उसके आसपास कहीं था ये शहर किरना सोना। तो हेगुन सांग ने अपने सफर में इससे मुलाकात की थी, तो जब उसको देखा था कि इस तरीके से एक आदमी जो कहता है कि मैं, मेरे अंदर इतना इल्म है कि कहीं मैं फट ना जाऊं, तो एक तरीके से वो ये सोचता था कि मेरा जो इल्म, जितनी भी मुझे नॉलेज है, वो मेरे पेट में है, तो कहीं और इसके अंदर नॉलेज जाएगी तो ये कहीं फट ना जाए, क्योंकि एक तरीके से इतना ज़्यादा हो गया था। इस वजह से उसने अपने चारों तरफ से पेट को तांबे की जो तख्तियाँ थी उससे बांध रखा था। तो एक तरीके से काफ़ी अजीब आदमी था। और क्या कहता है कि मैंने जो अपने सर पर जो मशाल रख रखी है, वो इस वजह से कि तुम लोग अंधेरे, जहालत का जो अंधेरा है तुम उसमें रहते हो, इस वजह से मैं अपने सर पे मशाल जलाए रहता हूँ। तो एक तरीके से इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं कि बहुत ज्यादा इल्म हिकमत से फट जाऊं, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांधने की जरूरत नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अकल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी है, कहीं भी हो, उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। और जब मेरी अकल महदूद है, तो मैं कैसे एक अकलमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। इसलिए जानने की कोशिश करता हूं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। इस बहस मुबाहिसे से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है। तो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई वो आदमी तो ये सोचता था कि मेरे पेट में अकल है, मतलब नॉलेज भरी हुई है, इल्म भरा हुआ है, कहीं और आएगा तो फट ना जाए। एक तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे इतना पता है कि मेरे पेट में नहीं है, मेरी जो भी जो भी मैं चीज़ें जानता हूँ, लेकिन जहाँ भी है मुझे पता है कि उसमें इतनी जगह है कि उसमें और समा सकती है, और जो भी चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना अक्लमंद, एक तरीके से अपने आप को यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं इतना अक्लमंद आदमी बनकर कैसे दूसरों को मशवरा दूँ।
क्योंकि मेरी भी अकल एक तरीके से क्या है, महदूद है, क्योंकि मुझे भी अभी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल आदमी नहीं हूँ कि जो मैं मशवरा दूं औरों को। बस एक थोड़ा सा मैं आइडिया लगाता हूँ कि क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। जब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ तो एक तरीके से मेरे माइंड में एक डिबेट चलती है, बहस व मुबाहिसा होता है मेरे माइंड में, जिससे कुछ ना कुछ मुझे चीज़ सीखने को मिल जाती है और मुझे करने को मिल जाती है कि हाँ जी ये चीज़ सही है, आप ये कर सकते हो। इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा, फिर क्या करूँ? खत बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक तरफा होता है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और वो तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निकलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ, और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं? तो एक तरीके से यहाँ पे ये कह रहे हैं, नसीहत तो मना कर रहे हैं कि मैं मुझे नफरत है देने से, लेकिन ये जो खत लिखा है भाई, हम जानते हैं कि खत तो सीधी सी बात है, एक तरफा बात होती है ना, कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को खत लिखना चाहता हूँ तो मैं अपनी जो बात मेरे माइंड में आएगी मैं वही लिखूंगा, और जो जिसको मैं भेज रहा हूँ उसकी बात तो मैं उसमें नहीं लिख सकता कि भाई वो क्या सोच रहा है या वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है ना, एक तरफा बात है, मैं एक तरीके से अपनी ही जो बात है वही लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक तरफा मैं अपनी बात एक तरीके से लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई बात नसीहत लगे तो उसको कड़वी गोली समझकर मत निगलना। बस क्या समझना कि एक मशवरा है जो मैं आमने सामने एक तरीके से बैठ करके हम थोड़ी सी बातें चीतें कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, और क्या कह रहे हैं कि अभी मुझे बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन ये तो एक खत है जिसमें हर चीज नहीं आ सकती। तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद को देख रही हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। अगर तुमको कभी किसी बात में शुबा और या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। खुदा हाफिज बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो, मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ। तो लास्ट में जो इस पैराग्राफ में जो बात की गई है वो यही है कि काफ़ी तुम एक तरीके से क्या हो, बहुत खुशकिस्मत हो कि एक तरीके से मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद देख रही हो। क्योंकि हमें पता है 1947 में हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क है ये आज़ाद हुआ था, और हम सब जानते हैं कि कितनी कुर्बानियों से और कितने लोगों की जो सख्त कोशिशें जिद्दोजहद की गई थी उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि आप तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम ये सारी चीज़ें देख रही हो, क्योंकि जेल में ये नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से देख रही इंदिरा देख रही हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो ये तुम सारी चीज़ें देख रही हो, और तुम इस लिहाज से भी काफ़ी खुशकिस्मत हो कि तुम एक बहादुर औरत की माँ हो। इनकी जो मदर का नाम था कमला नेहरू। तो काफ़ी उन्होंने भी अपनी जो ज़िंदगी है बहुत ही परेशानियों वगैरह में, बहुत ही कुर्बानियों वगैरह में गुजारी थी। तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की परेशानी हो तो अपनी माँ को याद कर लिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम लाइफ में किसी को देखते हैं ना यार, बहुत सारी परेशानियां किसी ने झेली हो, तो जब हम उसको फॉर एग्जांपल हमें भी थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए तो हम अगर उससे घबराएं, तो हम किसी ऐसे शख्स को अपनी लाइफ में देखा हो हमने कि जिसने बहुत सारी परेशानियां देखी हो अपनी ज़िंदगी में, तो अगर हम उसको सोचते हैं तो उससे हमारी परेशानी हमें छोटी लगने लगती है, कि हम सोचते हैं यार उसने तो इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां देखी हैं, उसके मुकाबले तो हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से वो हिम्मत दे रहा है अपनी बेटी को कि अगर लाइफ में अगर परेशानी आए तो अपनी माँ को याद कर लेना। और बाद में कहते हैं, खुदा हाफिज बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो, और अपनी एक तरीके से नेक ख्वाहिशात एक तरीके से उनको दुआएं दे करके खत को एंड कर देते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।